आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कल रात से ही उठापटक चल रही है और कहा जा रहा है कि बंगले को क्या हो गया है। रामविलास पासवान ने जिस बंगले को इतना खूबसूरत बनाया, उस बंगले की जो चिटकती हुई दीवारें हैं, जो मजबूत पिलर हैं, वहां से आवाजें आनी शुरू हो गई। लेकिन आज सुबह से जो हुआ, क्या हुआ और किसने किया, क्यों किया, कारण क्या रहे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब क्या हुआ, किसने क्या बयान दिया, और सारे बयानों को सुनने के बाद, सभी चीजों को साफ साफ मोटे अक्षरों में देखने के बाद चर्चा शुरू करते हैं। चलिए स्क्रीन पर एक एक कर हम लाते हैं वो ग्राफिक्स, जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि आखिर हुआ क्या। तो एलजेपी के वर्तमान सांसदों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, और ये जो संख्या है इसमें से एक माइनस करके चलिए। एलजेपी के अध्यक्ष अभी चिराग पासवान, सांसद जमुई से, इसके अलावा जो 5 चेहरे नजर आ रहे हैं उसमें चाचा भी हैं और भाई भी हैं, और ऐसे में 3 और सांसद हैं जिनमें वीणा सिंह, चंदन कुमार, महबूब अली कैसर। तो ये जो 5 अगर इसमें माइनस करते हैं तो चिराग अलग थलग इस बंगले में पड़े हुए दिखाई देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसके पीछे किसकी रणनीति है, क्या खामियां रह गई, चिराग का बिहेवियर, उनका व्यवहार क्या इन सभी सांसदों को नाखुश कर गया, क्या कारण रहे। तो देखिए पशुपति कुमार पारस के बारे में कि ये रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, हाजीपुर से सांसद हैं पशुपति पारस। जानकारी की अलौली से 5 बार से विधायक भी ये रहे, यानी कि अच्छी जानकारी राजनीति की। प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद हैं। इसके अलावा रामविलास पासवान के भतीजे हैं और चिराग पासवान के छोटे भाई हैं, चचेरे भाई। तीसरा चेहरा चंदन सिंह, नवादा से सांसद हैं चंदन सिंह। इनके बारे में यह जानकारी आप रखिए कि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के ये छोटे भाई हैं। वीणा देवी की अगर हम बात करें तो वैशाली से सांसद हैं वीणा देवी। एक और जानकारी कि गायघाट से विधायक रह चुके हैं, यानी कि अनुभव है। राजद के रघुवंश सिंह को इन्होंने हराया था, तो आप समझिए कि इनका जो जनाधार है कितना मजबूत है। महबूब अली कैसर खगड़िया से सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी सलाउद्दीन के बेटे हैं। सिमरी बख्तियारपुर से 3 बार विधायकी भी कर चुके हैं, यानी कि अनुभव पुराना है। वजह क्या है? पहली वजह पार्टी में चिराग पासवान के एक तरफे फैसले। दूसरी वजह है विधानसभा चुनाव में जेडीयू की मुखालफत। तीसरी वजह है पार्टी में पशुपति पारस की अनदेखी। चौथी वजह है रामविलास पासवान के करीबियों की अनदेखी, यानी जितने भी एमपीज थे। फैसलों में चिराग के करीबी सौरभ पांडे का जो एक बढ़ता हुआ दखल था, यह भी कारण रहा है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बड़े बिल्कुल सधे हुए अंदाज में कि चिराग से कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी में बने रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं, बचाया है। चिराग चाहे तो पार्टी में बने रह सकते हैं और जेडीयू में नहीं जा रहे हैं, एलजेपी एनडीए गठबंधन में ही बनी रहेगी। चलिए, इन्होंने ये बातें कही। अब अगली बात, तो ये सारी चीजें एक साथ दिखाने का मकसद ये था, और ये सबसे अहम तस्वीर, चलिए हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल, प्रतिभा कुमारी जी, कृष्ण कुमार कल्लू, नीरज कुमार, नेता जेडीयू, सभी लोग मौजूद हैं। एमएलसी हैं नीरज जी, पुराना अनुभव रखते हैं। इनके ट्विटर वाले बवाल से जो इनके धुर विरोधी हैं ज्यादा घायल होते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कृष्ण कुमार कल्लू जी से कि ये जो हालात बन रहे हैं उसके बारे में जो एक पटकथा लिखी जा रही थी, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, जमीन तैयार हो रही थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुमित जी, ऐसा है कि आज जो देखने को मिला है, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। हम मानते हैं इस बात को कि हमारे घर में थोड़ा बहुत झंझट हुआ है, लेकिन शाम अभी हुआ ही है और रात होते होते, हाँ, मैं आपको पूर्ण रूप से भरोसा दिला देना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत हुआ है, हाँ, जिस घर में 10 बर्तनें रहती हैं, थोड़ा बहुत टनटुन होता है, इसका मैंने कुछ अलग नहीं निकाला जा सकता है। अब कुछ बचा क्या? हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान, तो खेला हो गया महाराज, अब कुछ बचा क्या? हमें जरा एक्सप्लेन कीजिए। आप कह रहे हैं कि शाम तक, रात तक सब कुछ सही होगा। रात वाली बात तो दिन में उजाले में स्पष्ट हो गई। अब कुछ बचा क्या? अब तो जेडीयू के जो बड़े कद्दावर लीडर हैं,
ललन बाबू भी जाकर के बैठे हुए हैं आपके घर में, बातचीत चल रही है, ये खबर है। नहीं ठीक है, वो ललन बाबू बैठ सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वो नहीं बैठ सकते हैं। एक व्यक्तिगत संबंध भी होता है लोगों का बैठने का। अभी कोई व्यक्तिगत संबंधों वाली बात नहीं, व्यक्तिगत संबंध के दृष्टिकोण से गए होंगे वो। मुझे ये बताइए कि जो बंगले की दीवार पर जो दरार है उसका कारण क्या रहा, इसे स्पष्ट जरा कीजिए। जी नहीं, कोई दीवार पे दरार नहीं है, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं। ये थोड़ी देर के लिए टकराहट है, थोड़ी देर के लिए लोग घबरा रहे हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत के किसी तरीके का अगर बात हुआ है, वो रात होते होते सब सुलझ जाएगा और कोई गीला शिकवा नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी पिता अपने पुत्र से नाराज कितना देर तक रह सकता है, और कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस जी हमारे भी पिता तुल्य हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के अभिभावक भी हैं और चिराग पासवान जी के चाचा भी हैं। तो कहीं ना कहीं एकदम देहांत के बाद एकदम कोई गार्जियन है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुमार अपने साथ ही इन बयानों को आप लेकर आए हैं। यहाँ पर आप जो घटनाएं घट रही हैं, जो हलचल हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक एक कारण बता रहे हैं, उन कारणों के बाद भी आप उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। सुबह का भूला शाम को लौट आएगा, मुहावरों से बात आगे निकल चुकी है। नहीं, मुहावरों से बात नहीं निकली सुमित जी, ये ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल पे फिर दोबारा अगर आप मौका देंगे मुझे तो मैं आऊंगा और इस चीज को दोबारा रिपीट करके दिखाऊंगा। नहीं कहीं कोई गीला शिकवा नहीं है हमारे पार्टी में। थोड़ी देर के लिए नीरज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ललन बाबू बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। ये खबर आई है उन 5 लोगों से जो अब चाहते हैं कि नेता बदल दिया जाए। ये लोजपा का अंदरूनी मामला है और लोजपा पार्टी के स्तर पर अपने आप को दावा करता था कि हम एनडीए के घटक दल के रूप में हैं। एक ही उदाहरण काफी है। राघोपुर में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जिनको कंप्यूटर बबुआ कहते हैं, उनके जीत में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है। नहीं तो वो तो चुनाव हार गए थे। वहां उम्मीदवार देकर के, जो एनडीए के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, किसकी सेवा कर रहे थे। एक उदाहरण मैं कह रहा हूं, राघोपुर, वही पर्याप्त है। और आप पूरे चुनावी दौर में देखेंगे कि इनका आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनानी है, लेकिन कार्यनीति इनकी क्या थी और आखिर ऐसी कौन सी कार्यनीति है। रामविलास पासवान जी देश के सहमति या असहमति हो सकता है, एक कद्दावर नेता है। कौन लोग अलग हुए? माननीय पशुपति पारस जी हुए, उनके सांसद उनके भाई हैं प्रिंस जी, उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। उसके बाद पूरे दौर में अब देखिए, माननीय सांसद अगर 6 है और 5 लिख करके लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी को दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये समझ नहीं बन रही है कि हमारी पार्टी का क्या हाल हो रहा है, तब तो क्या हाल। और ये हम किसी के कारण नहीं हो रहा है। यह लोजपा ने जो नीति तय की, जो नीति निर्धारक के रूप में बगैर संघर्ष की बुनियाद पर, भाई पारस जी का अनुभव है कि नहीं। इतने दिनों तक ये 3 भाई लगातार राजनीतिक और विधायिका संसदीय जीवन में थे। कहीं अंतर्विरोध की बात सुना था, कहीं मतभेद की बात सुना था, लेकिन ये बात क्यों उभर करके आई? इसलिए कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करिएगा, उनके पास अनुभव है, उनकी बातों को आत्मसात करिए। और कार्यनीति क्या अपनाया, किसको लाभ पहुंचा रहे थे। मैं तो राघोपुर में यह मानता हूं, मैंने पहले भी कहा है विधानसभा चुनाव के दौर में भी, कि ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक सेवा कर रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इनकी पूरी कार्यनीति थी, तो ही आतंक राज बिहार में कायम हुआ। चलिए, 5 वजहों को बताने के बाद कृष्ण कुमार कल्लू जी, एक सवाल आपके ऊपर फिर छोड़ते हैं। ये सुबह शाम वाली बात से जरा हटिए और हमें जरा यह समझाइए कि जो थिंक टैंक रहे हैं चिराग पासवान के, सौरभ जी की हम बात कर रहे हैं, सौरभ पांडे की, क्या उन्हें लेकर भी जो तलखी थी जो निकलकर अब सामने आ रही है, इस बात को आप मान रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा समझा दिया होगा चिराग पासवान को उन्होंने। नहीं, देखिए, हर राजनीतिक पार्टी में हर नेता के एक सलाहकार होते हैं। अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर चिराग पासवान जी जिस तरीके से उन्होंने जो फैसला लिया
2020 में चुनाव लड़ने का बिहार विधानसभा, अगर हमारी जीत होती और 10-20 सीटें आ जाती, ये जितने वही पांच सलाहकार सौरभ पांडे ये जी जितने को पांच लोग खपाते हैं। बाहर जा रहे हैं, उनका यही कहना है कि और चिराग आज अगर पासवान वो थोड़ा सुनते बहुत नहीं है। फेल कर गए हैं तो लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए हम सुमित जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि सब कुछ सही था और सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, 2-4 घंटे का वक्त लग सकता है, 1-2 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन इस पे देखिए रहा बात सौरभ पांडे जी का, तो सौरभ पांडे जी बड़े भाई के सम्मान हैं हमारे, मैं उस पे कोई टिकना टिप्पणी नहीं कर सकता। मतलब हूं, आपने भी एक वो खेमा चुन राजनीतिक लिया, सलाहकार भी थे और आपने भी पार्टी एक को खेमा चुन उन्होंने लिया है। नहीं, आप सुमित, चिराग ऐसा पासवान है के कि- साथ हैं, नहीं हमें लग रहा है खेमा ये की बात नहीं है। हाँ। नहीं देखिए, ये क्लियर कर यहाँ पर हमारे क्लियर कर नेता दीजिए, पशुपति जी, आदरणीय क्योंकि ये चिराग चीजें दिख पासवान रही जी हैं, हैं, ये चीजें अब दिख रही हैं। आप कोई एक तरफा आप समझ हमारे लीजिए, अभी नेता से ही आप आदरणीय अपना चिराग भविष्य डिसाइड पासवान कर जी लीजिए। हैं। नहीं, हम सुमित जी, ऐसा है कि हमारे नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, और उस घर के अभिभावक पिता तुल्य आदरणीय पशुपति कुमार पारस हैं। हमारे लिए दोनों नेता सम्मान्य हैं, चूंकि जिस घर में गार्जियन ना हो वो घर अधूरा है। कहा आप तो पिता पुत्र की बात कर रहे हैं, पुत्र गए तो मिलने हमारे के लिए, गार्जियन हैं पिता और का हमारे पता नहीं चला अभिभावक हैं। पिता कहाँ है। अगर मिलने के लिए जाना है तो फोन करके नहीं, जाते नहीं, ना, तो ऐसा पता चला है, आवाज सुमित पर जी थे ही की नहीं। पिता जो थे, बेटा नहीं, 20 मिनट बाहर नहीं, इंतजार पिता कर जो रहा थे, है, पिता बेटा आधे घंटे बाहर इंतजार कर रहा है, गेट नहीं खुल रहा है। पिता जो थे, ये पिता लोजपा के बाहर राष्ट्रीय गए हुए अध्यक्ष थे, के साथ ऐसा हो रहा है। पिता बाहर गए हुए थे, आप पुत्र को पता नहीं था, पुत्र को पता नहीं था कि पिताजी प्रेमरंजन पटेल जी, प्रेमरंजन ठीक है, पटेल और गेट खोलने में थोड़ा बहुत जेडीयू के लेट हो गया। नेताओं, जेडीयू के नेता मिल रहे हैं। हनुमान तो आपके थे, तो हमें जरा ये बताइए कि चिराग तो हनुमान जो थे अब अलग हो गए, और इस नई कहानी में जो 5 बिछड़े हुए किरदार जो हैं चिराग से, उनका मेल मिलाप जेडीयू के साथ जो बढ़ता जा रहा है, तो ये जो टकराव के बाद जो मिलन समारोह हो रहा है, इसके बारे में क्या राय है? आप लोगों की तरफ से भी कोशिश हो रही है क्या? देखिए, नहीं विवेक जी, ये लोक जनशक्ति पार्टी का अंदरूनी मामला है। इससे न भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना न है, न जनता दल यू का। अब कौन पर्दे के पीछे हो सकते हैं, कौन पर्दे के आगे, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि जब विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी अध्यक्ष होते हुए और उन्होंने निर्णय लिया चुनाव लड़ने का एनडीए के खिलाफ, तो उनके सांसद, उनके विधायक, उनके पार्टी के पदाधिकारी सभी लोग नाराज थे, इसलिए कि उनके इस निर्णय से कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान हो रहा था और महागठबंधन को मजबूती मिल रही थी। तो वो सब लोग चाहते थे इसलिए कि जो सांसद चुनाव जीत करके आए हैं वो एनडीए का पार्ट बन करके, एनडीए के घटक दल के रूप में जो ऐसे लोजपा थी लोकसभा चुनाव में, और उस आधार पर चुनाव जीत करके आए थे, तो उनको तो लग रहा था कि हम तो पार्ट हैं एनडीए का, लेकिन आज एनडीए का विरोध करना पड़ेगा, क्षेत्र में जाकर करके एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा, और इसका लाभ जो है महागठबंधन को होगा। तो वो नाराजगी थी, उस नाराजगी का पदार्पण है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी को। इनका अपना अंदरूनी मामला है। एलजेपी को कौन नेता होगा संसदीय दल का, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन जो ऐसे क्या होगा, ये उनका मामला है, कैसे तय करेंगे जो ऐसे। तो आप लोग मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से ललन बाबू जाकर मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, और आज से नहीं हो रही है, कई दिनों से हो रही है, आप लोगों की तरफ से कोशिश नहीं हो रही है? नहीं, मिलने की क्या आवश्यकता है जो ऐसे, अभी कोई ऐसी बात तो है नहीं। संख्या कौन नहीं चाहता है? जब वो हम लोगों पांचों उंगलियां अगर मुट्ठी बन जाए, कौन नहीं चाहता के खिलाफ लड़े। नहीं, संख्या वो लोकसभा में, मैंने तो कहा कि लोकसभा में लोजपा एनडीए का पार्ट था, हमारे साथ चुनाव मिलकर करके लड़े थे। विधानसभा में वो एनडीए के पार्ट नहीं थे, तो सांसद जो चुनाव जीत करके गए थे वो एनडीए के बदौलत ही गए थे, एनडीए के आधार पर ही गए थे। और हमारे तो साथ इसलिए वो अभी भी जो ऐसे वो अपने आप को सांसद एनडीए का ही पार्ट मान रहे हैं। चलिए कृष्ण कुमार कल्लू जी, आप तो देख पा रहे हैं अभी तक आप, और संजय सराफ है हमारे साथ, पशुपति पारस के समर्थक हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। संजय सराफ, कहां दिक्कत हो गई? अचानक से ये खबरें बढ़ती चली गई, टकराव की स्थिति, और आज तो मिले भी नहीं चाचा भतीजे एक दूसरे से, तो ये कब से चल रहा है ये सब? संजय सराफ जी।
संजय सराफ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जरा देखिए कहां तकनीकी खामियां हैं, उनसे पट लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। प्रतिमा कुमारी जी विधायक कांग्रेस से हैं, कांग्रेस किस तौर पर इसे देख पा रही है? क्योंकि आपको तो लग रहा होगा कि देखिए जेडीयू, क्योंकि ये कहानी पहले से अगर हम सुनाना शुरू करें तो ये 1 घंटे कम पड़ जाएंगे, ये कहां से ये कहानी शुरू होती है। लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं है इस फ्रेम में, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस फ्रेम में कहीं नहीं है, लेकिन काम हो गया जो चाह रहे थे। कांग्रेस इस पर क्या सोच रही है? देखिए, मैं कांग्रेस हमेशा जोड़ने में विश्वास करती है, तोड़ने में विश्वास तो कभी नहीं करती है। ये पटकथा डबल इंजन की सरकार द्वारा 2020 के विधानसभा चुनाव में लिखी गई थी, लोजपा को तबाह करने की। यदि इस तरह की बात नहीं होती तो जब ये इसको उलटकर क्यों नहीं कहती हैं लोग, जो अभी नीरज कुमार कह रहे थे कि आप नहीं, ये भी तो समझिए। जी मैं वही कह रही हूँ। आप हनुमान, खुद को हनुमान कह रहे थे और जेडीयू को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी संख्या में सेंधमारी की कोशिश कर रहे थे। आप उलट कर दोनों चीजों को बोलिए आप। जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। बीजेपी का ही ये बोया हुआ पेड़ है और बीजेपी जदयू को खत्म करना चाहती थी, जिसके वजह से आज जदयू लोजपा को खत्म कर रही है। ये लोग साथ रह के एक दूसरे को खत्म करने पे आमादा है। अभी बीजेपी इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि बिहार का मामला नहीं, एक विधायक थे लोजपा के जिसको जदयू ने पहले ही अपनी सदस्यता ग्रहण करा ली। अब ये लोजपा के बनने या बिगड़ने से बिहार के सरकार जो भाजपा के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए भाजपा चुपचाप बंगला में ऐसा लग रहा है कि जेडीयू की सेहत बढ़िया, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जेडीयू की सेहत बनने वाली है? नहीं, जेडीयू की सेहत नहीं, जेडीयू की सेहत तो पहले ही बीजेपी ने खराब कर दिया है। लग तो नहीं रहा, नीरज जी बैठे हुए देखिए बुलंद लग रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक दलित की पार्टी जो दलितों के लिए बात करती थी, बिहार में दलितों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ती थी, उसको ये तोड़ना चाहते हैं और तोड़ करके उसको खत्म करना चाहते हैं। माननीय रामविलास पासवान जी कहते थे कि मैं वैसे घर में चिराग जलाने चला हूं जिस घर में बरसों से अंधेरा है। आज उसी चिराग से जदयू ने उनके घर में आग लगा दी है और लगा करके पूरे पार्टी को तहस नहस कर दिया है। हम केवल यह दो तीन बात की चर्चा करना चाहते हैं। आज माननीय पशुपति पारस जी ने क्या कहा कि एनडीए गठबंधन में है, हम रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लोजपा रहेगी। उन्होंने यह नहीं कहा कि जनता दल यूनाइटेड। तीसरा उन्होंने कहा कि नीतीश जी बेहतर मुख्यमंत्री हैं। यही 3 बातें आज कही है ना उन्होंने। जी। अब दूसरा पक्ष कांग्रेस की माननीय विधायिका, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, याद है ना कीर्ति आजाद जी के बारे में? कीर्ति आजाद जी किसके सांसद थे? कौन टिकट दिया उनको? कांग्रेस पार्टी ने। क्यों दे दिए? ऐसे सवालों को मत छेड़िए, इससे नुकसान होगा। और तीसरा, दलितों की बात वह करेगा ना सबको होगा जो दलितों को, मैं आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अरे आपको बता रहा हूं, 45 नरसंहार दलितों का हुआ। अपनी नाकामी जरा बता दीजिए गुनाहगार कहां पर अभी है? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह का ड्रामा हो रहा है। प्रतिभा जी सुन लीजिए, कोरोना काल में प्रतिभा जी सुन लीजिए, नीरज जी काफी देर से चुप थे, जरा सुन लीजिए। तो हम प्रतिभा जी नीरज जी दोनों को फ्रेम में ला रहे हैं, रुक जाइए। क्या मैं पूछ रहा हूं कि क्या दलितों को सम्मान नहीं है? आप बता दीजिए तो। राष्ट्रीय जनता दल के साथ आपका गठबंधन है, कभी कोई सम्मानित पद दिया है? बता दीजिए तो। कभी पूरे टेन्योर में पार्टी का अध्यक्ष या सरकार में भागीदारी, सचेतक, मुख्य सचेतक, जरा बता दीजिए तो। अभी भी आज का स्टेटस भी आप निकाल करके देख लीजिए भाई। जिनके साथ आपने गठबंधन किया उनकी मनोदशा रही है वह दलितों के विरोध में रहे। आप देखा है आपने, राष्ट्रीय जनता दल का आप भी उसके हुकूमत के पार्ट थे और हम भी रहे हैं, हम भी इसको स्वीकार करते हैं। तो हमने जो दलितों की हिस्सेदारी दिया, चू करने का हिम्मत था किसी को? लेकिन जब आप उसके साथ थे तो दलित मारे जा रहे थे, दलित समाज के अंदर तनाव फैलता था, किसान खेत मजदूर में संघर्ष होता था। कैसा दलित का सम्मान? और माननीय रामविलास पासवान जी ने क्या कहा था? घर घर में दिया जलाएंगे। अब घर घर में तो बल्ब पहुंच गया, तो रामविलास जी के सपना को तो नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। हर घर बिजली पहुंचा दिए। जहां हजारों साल से अंधेरा था, तो आज ये परिवर्तन कैसे हुआ है?
ये किसको ये परिवर्तन, उसी के बारे में माननीय पशुपति पारस जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने बेहतर काम किया है। ये तो आप भी प्रतिमा जी माननीय विधायिका है, स्क्रीन से हटिएगा तो आप भी मन में बोलते होंगे कि भाई काम तो हुआ है हमारी पार्टी। नीरज जी ऐसा क्या, स्क्रीन पर ही पूछ लेते हैं प्रतिमा जी। जी हाँ, देखिए काम तो इतना हुआ है कि 2019 में पटना पानी में डूबा। काम तो इतना हुआ है कि गांव के हॉस्पिटल में गोबर गोईठा सूख रहा है। काम तो इतना हुआ है कि एम्बुलेंस में ईंटा बालू ढोआ रहा है। ये अलग रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड की बात नहीं है सर। ठीक है, जो सच्चाई है वो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन नीरज जी जरा ये बताइए क्या फायदा, आपका तो फायदा यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो 5 छटके हुए हैं उनको जल्दी से पकड़ लें। पूरी जो आजमाइश हो रही है भीतर खाने में। नहीं हम देखिए परेशानी क्या है ना कि कांग्रेस पार्टी कभी तोड़ने में भरोसा नहीं करती और यूपीए सरकार को, यूपीए में जो लोग हैं उनको ललन बाबू के नाम से परेशानी होती है कि ललन बाबू गए तो इनको लगता है कि हमारा टूटा नहीं होता है, फोबिया का शिकार है। अरे भाई कोई भी माननीय पारस जी को कोई डिक्टेशन देगा? सो बताइए, जो उम्र है उनका, जो उनका अनुभव है, वो खुद राजनीतिक फैसला लेते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि चिराग पासवान जी को यह बताना पड़ेगा कि अपने जब चुनाव आपको जीतना था तो आप एनडीए के पार्ट बन गए, और जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो आप राघोपुर में किसकी सेवा कर रहे थे, ही बता दीजिए। चलिए, राघोपुर में कृष्ण कुमार कल्लू जी बताएंगे, कह रहे हैं कि रात तक सब सही हो जाएगा। नीरज जी, कृष्ण कुमार कल्लू कह रहे हैं कि रात तक सब सही हो जाएगा, शायद इसका जवाब दे पाए कैसे उन्होंने राघोपुर में मदद पहुंचाई और उसके बाद भी खुद को हनुमान कहते रहे। जरा इसे डिफाइन कर दीजिए। नहीं, देखिए विवेक जी, डिफाइन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हर पार्टी और हर नेता का एक यह इच्छा होता है कि हमारा पार्टी का जनाधार बढ़े, और जिस तरीके से 2020 के जो चुनाव में जो फैसला लिया गया, यहाँ तो आधार ही खत्म हो रहा है विधानसभा चुनाव लड़ने का। कल्लू जी, यहाँ तो आधार ही खत्म हो रहा है। नहीं, चिराग पासवान, नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हो रहा। आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं विवेक जी कि 2020 में जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो फैसला किया वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। क्या उस फैसले पे हमारे सांसद साथ नहीं थे? उस वक्त किसी सांसद ने उंगली उठाई थी? नहीं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि थोड़ा वक्त देखिए, थोड़ा वक्त समझिए, सब कुछ सही हो जाएगा। और 135 सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा और हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा और 25 लाख मत हमारा बिहार में आया। देखिए वो मेरा उस क्या नंबर आपने, हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय रामविलास पासवान देहांत हो गई थी। पिता तुल्य, भ्राता तुल्य। देखिए अभी तो देख रहे हैं ये जो 5 छटके हैं उसमें भ्राता भी है और चचा जान भी हैं और भाई भी हैं। आप देख रहे हैं इस स्थिति को जी। हम ये कह रहे हैं कि क्या एलजेपी में कई आधार बने, उस आधार में जिन 5 कारणों का जिक्र हमने किया है स्क्रीन पर, उन 5 कारणों को आप काट पाएंगे? चिराग पासवान नहीं सुनते थे किसी की, ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे लीडर्स जो हैं इनकी प्रोफाइल आप देखिए, विधायक रह चुके हैं, उसके बाद एमपी बने हैं। ये कह रहे हैं कि किसी की नहीं सुनते, अपने चाचा की उन्होंने नहीं सुनी, सूरजभान की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी, और उनके जो थिंक टैंकर थे सौरभ पांडे जी, उनकी सुनते रहे, जिस वजह से भी तलखी बढ़ती रही। इस बात को आप क्यों नहीं मान रहे? आप कह रहे हैं कि हमारा नेता, हमने कहा फैसला ले लिया कि हम लोकसभा के बाद विधानसभा में अकेले लड़ेंगे। हनुमान वाली बात का फैसला क्या इन सभी नेताओं ने लिया था? पार्टी का जनाधार बढ़ाने का, पार्टी का जो जनाधार बढ़ाने का फैसला अगर उन्होंने लिया तो उन्होंने गलती कहां किया? हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह मनोकामना होता है कि हमारी पार्टी का जनाधार बढ़े, हमारी पार्टी आगे बढ़े, तो उस फैसला को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखा। चलिए, कृष्ण कुमार कल्लू जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग हमारे साथ आए थे, नीरज कुमार जी, संजय सराफ तो जुड़ नहीं पाए, प्रतिमा कुमारी जी और प्रेम रंजन पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय काफी कम होता है, लेकिन इस बात में कहीं कोई ऐतराज नहीं है कि कई ऐसे कारण रहे कि आज चिराग पासवान का वो चेहरा, क्योंकि जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये चेहरा हमने कभी नहीं देखा था इस तरीके से। वो अपने चाचा के घर के पास 20 मिनट इंतजार करते हैं, तब दरवाजा खुलता है, तब यह कहा जाता है कि वो उपलब्ध नहीं है। आप समझिए, इससे घरेलू तलखी को भी समझिए, और बाहरी तौर पर जो हम महसूस कर रहे हैं
उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। पूरा बिहार समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं। This news is co-presented by